स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, मार्केट में कौन कौन सी खबरें आई दिन के दौरान अहम, और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज भारी बिकवाली देखने को मिली है अक्रॉस द स्पेस, अक्रॉस द सेक्टर। हमने देखा कि आज बिकवाली हावी थी। ग्लोबल संकेत भी काफी ज्यादा कमजोर थे, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार में हर तरफ बिकवाली का ही माहौल था। लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए आज दिन भर मेन इंडेक्स। निफ्टी अगर देखेंगे तो 272 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, करीब 1.5% नीचे। सेंसेक्स में करीब 927 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी ने पहली बार ऐसा हुआ कि 40,000, पहली बार तो नहीं लेकिन 2 फरवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 40,000 के लेवल्स को भी नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो भारी गिरावट थी और ऐसे में बाजार पे दबाव बनाने का काम किया बैंक निफ्टी ने। और उसके बाद मेटल स्टॉक्स में भी आज हमने देखा कि गिरावट देखने को मिली है। अगर एडवांस डिक्लाइन भी रेशियो देखेंगे तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 4 शेयर्स ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कारोबार कर रहे थे। सबसे पहले निफ्टी में क्या माहौल था ये हम आपको बता देते हैं। और केवल आईटीसी और बजाज ऑटो आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब नजर आए, हल्के हरे निशान में बंद हुई। और डिवीज लैब में भी हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस में करीब 11% की गिरावट, अदानी पोर्ट्स 6% नीचे, ग्रासिम में 3.5% की गिरावट, बजाज फाइनेंस 2% नीचे और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 3% की गिरावट आज देखने को मिली है। तो आज मेटल स्टॉक्स में भारी गिरावट थी। और इसके अलावा अगर मिड कैप स्टॉक्स में नजर डालें तो वहां पर भी अदानी ग्रुप शेयरों में कमजोरी थी। अदानी बिल्वा में 5% की वीकनेस देखने को मिली है। और इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, एस्ट्रल, इंडियन बैंक, टाटा टेली, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे मिड कैप स्पेस में जो कि दबाव के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में कुछ स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज हम देख रहे थे कि फार्मा शेयरों का माहौल में जो मूड और माहौल था वो थोड़ा बेहतर था बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में, और वो स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार भी कर रहे थे। पीबी फिनटेक था मिड कैप स्पेस में आज का टॉप गेनर, करीब 3.5% ऊपर। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा में भी आज हमने अच्छी तेजी देखी। और लिंडे इंडिया, पेट्रोनेट, निप्पॉन लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज हरे निशान में आज क्लोजिंग देखने को मिली। जो एक्शन वाले स्पेस थे उसमें आईटीआई में भी हमने देखा कि खबरों के चलते 6% का उछाल था। नए सीएमडी की नियुक्ति हुई यहाँ पर। और उसके बाद हमने देखा कि आज दिन भर ये स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। क्लोजिंग भी जो हुई वो 2% ऊपर हुई है। लेकिन एक और सेक्टर स्पेस आज फोकस में था और वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस। आज हम देख रहे थे कि वोल्टा, सिम्फनी और ब्लू स्टार जैसे शेयरों में 2 से 3% की तेजी देखने को मिली। बढ़ती गर्मी का जो असर है उससे एसी, कूलर बनाने वाले शेयरों की में आज खरीदारी भी देखने को मिली। और अब इस पूरे साल अगर देखेंगे तो करीब 20% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली। तो ये जो थीम था ये आज दिन भर फोकस में रहा है। और इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स में करीब 2 से 3% की गिरावट थी। और रियल्टी इंडेक्स 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका था। तो ये था आज मार्केट का एक्शन। कल है मंथली एक्सपायरी। अब देखना होगा कि एक्सपायरी के पहले तो हम काफ़ी दबाव देख रहे थे, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है नहीं, इस पे कल फोकस रहेगा। तो ये था आज मार्केट का एक्शन। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में व्यू क्या बन रहा है दिग्गज निवेशकों का, ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। और मिड कैप और स्मॉल कैप में कहाँ नज़र रखें, फार्म और किन इन सेक्टर्स पर नज़रिया क्या है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ एकांश मित्तल जुड़े थे इस पर बातचीत करने के लिए। आइए आपको सुनवाते तो उन्होंने क्या कहा। तो हम लोग की जैसे बास्केट्स होती हैं कि हम कोशिश करते हैं, अपनी एक स्क्रीन रन करते हैं कि फाइंड आउट करने की कि कौन सी कंपनी वैसे लगातार ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, बट अभी कुछ टेम्परेरी इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें आए हो, कि मान लीजिए उनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया हो, या फिर अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया हो, उस वजह से उस कंपनी में इशू आ रहे हो।
तो वो उसको यूटिलाइज ना कर पा रही है फैसिलिटी, बट उन्होंने कैपेसिटी सेटअप कर ली है। तो जैसे अभी मैं एक दो सेक्टर आपको बताऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आज की डेट में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, और थोड़े अभी उनमें कुछ तकलीफें चल रही हैं, बट हो सकता है आगे 3-4 साल के हिसाब से अच्छा करें। जैसे अभी अगर आप फार्मा एपीआई सेक्टर देखेंगे तो ये 2020-21 में बहुत भयंकर इसमें तेजी आई थी कोविड के बाद, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ गई थी, प्राइसेस काफी शूट अप हो गए थे, तो कंपनीज के अपने मार्जिन भी काफी एक्सपैंड हुए और पी रेटिंग भी हुई। बट अगर आप पिछले एक साल में देखें तो इस सेक्टर में काफी गिरावट भी आई है, कई कई स्टॉक्स 50-60% तक डाउन है, जबकि कंपनीज कुछ इसमें काफी अच्छी हैं, काफी बेहतर कर रही हैं, और इतनी प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना इम्पैक्ट भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अगर आज इस सेक्टर में कोई थोड़ी रिसर्च करे और हॉराइजन हो 3-4 साल का, तो उसमें इन्वेस्टर्स को शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। और देश के दिग्गज ज्वेलरी कंपनी टाइटन ने लग्जरी ब्रांड जोया अब आने वाले दिनों में छोटे शहरों की ओर रुख करने वाला है। और टाइटन का इरादा है कि देश भर में अगले 2 साल में 5 से 6 जोया के नए स्टोर्स छोटे शहरों में खोलने का है। कंपनी की और क्या योजनाएं हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए टाइटन के एमडी सीके वेंकटरमण जुड़ चुके थे। आइए आपको सुनवा देते हैं पूरा कॉन्वर्सेशन। जोया जो है एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करता है। आपका ऑडियंस जो एक्सक्विजिट पीसेस चाहते हैं लेना, वेडिंग सीज़न के लिए तनिष्क है, मिया है, कैरेट लेन है आपके कंपनी के पोर्टफोलियो में। जोया का क्या हेतु है और किस टारगेट ऑडियंस को आप ये जो कलेक्शन है लेकर आए हैं? हमने 13 साल पहले जोया को रचाया, मतलब, और उस समय एक उम्मीद थी कि आने वाले सालों में जो लोगों हैं वो फाइन थिंग्स को पसंद करते हैं, उनका नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और उस मांग में भाग लेने के लिए ये शुरुआत हुई। और हमारी उम्मीद है आज एक स्थिति पे पहुंची है ये जोया ब्रांड। आने वाला 5 और 10 साल में इसका मार्केट एकदम 3-4 बार गुना बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर ये फाइन डिज़ाइंस, एक्सक्विजिट डिज़ाइंस जो हम बनाते हैं, और बारीकी जिसमें होती है, और गुना क्राफ्ट्समैनशिप होती है, और स्टोर में जो एक्सपीरियंस जोया की स्टोर में मिलता है वो मेरी उम्मीद से बाकी लग्जरी स्टोर में वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं दिला पाते हैं। तो ये सब मिला के हमने जोया का अपॉर्चुनिटी मानते हैं बहुत ही बड़ा होगा। सर, ओवरऑल जोया का रेवेन्यू टाइटन कंपनी लिमिटेड को किस तरह से जोया का रेवेन्यू आप देखते हैं आगे चलकर किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा? और अभी फ़िलहाल 7 स्टोर्स है, आगे चलकर स्टोर एक्सपेंशन को लेकर आप कुछ बता सकते? टाइटन कंपनी का एक पोर्टफोलियो अप्रोच है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं इसको। मतलब हर ब्रांड जिसके अंदर कंपनी के अंदर हर ब्रांड है वो सब बड़े नहीं हैं। तनिष्क तो बड़ा ब्रांड है क्योंकि ज्वेलरी मार्केट तो एकदम बड़ा है, लेकिन वॉचेस है, परफ्यूम्स है, साड़ियाँ हैं, और लग्जरी ज्वेलरी भी उसके अंदर एक मोती है। और मोती के रूप से हम उसको देखते हैं, और ये मोती का सेल्स शेयर बहुत ही कम है, और आजकल की टाइम पे 250 करोड़ की टर्नओवर चल रहा है, जब टाइटन कंपनी का हज़ारों करोड़ों का सेल होते समय। और ऐसा ही रहेगा भी जोया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बावजूद। लेकिन जोया जो प्रेस्टीज दिलाता है, जो रेपुटेशन, टाइटन कंपनी का रेपुटेशन को बढ़ाता है, उसका असर वो रेवेन्यू से बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा है। और गेमिंग इंडस्ट्री के रेगुलेशन को लेकर हमारे सहयोगी नज़ारा टेक के सीईओ सुधीर कामत से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। गेमिंग इकोसिस्टम के बारे में बात करें कि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर इसमें रेगुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम को सेफ बनाना है तो उसके लिए रेगुलेशंस काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं, ताकि बैड एक्टर्स जो हैं वो उसको माहौल ना ख़राब कर सकें, एंड उसका एट द सेम टाइम स्केलिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो एज एन इंडस्ट्री प्लेयर आप जो अभी गेमिंग रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने फ्लोट करी थी अभी जनवरी में, उसमें आप क्या एडिशंस करना चाहेंगे, और
उसके ऊपर आपका क्या टेक है, उन गेमिंग रेगुलेशंस के ऊपर आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, पहली तो बात यह है कि कोई भी इंडस्ट्री जब नई होती है तब शुरुआत में हो सकता है कि उसके बारे में रेगुलेशंस क्लियर ना हो। एंड गेमिंग में भी 15-20 साल ही हुए हैं गेमिंग को भी अच्छी से इंडस्ट्री बने हुए। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि उनको भी इसको अच्छे से रेगुलेट करना है। तो एक तो पहली क्लैरिटी ये आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो बॉडी रेगुलेट करेगी इसको। इस मिनिस्ट्री ने अब करीब 2 महीने पहले ड्राफ्ट रेगुलेशंस निकाले थे। तो उन रेगुलेशन से भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है इंडस्ट्री को। अभी भी थोड़े पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हैं, बट उम्मीद यही है कि अगले कुछ महीनों में वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अभी क्लियर नहीं है कि KYC किस स्टेज पे करना है किसी प्लेयर का। सेकंड, अगर कोई भी कंपनी है तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ एफिलिएट होना है, उसमें गेम अपनी रजिस्टर करनी है। बट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होगी, उसमें मेंबर्स कौन होंगे, उसको क्या रूल्स फॉलो करने हैं गेम्स को एफिलिएट करने के लिए, वो सब अभी फुली डिफाइन नहीं हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हो जाएंगे जल्दी। सो इंडस्ट्री की तरफ से एक तो ये बिग फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ी है कि अब रेगुलेट करना है। एंड डिटेल्स, हमारा विश्वास यही है कि ये भी अब जल्दी वर्कआउट हो जाएंगे। जब आप कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी की बात करते तो उसमें शायद एक पॉइंट ये भी रेज किया गया इंडस्ट्री प्लेयर्स से कि गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, उसके ऊपर आप बोलेंगे? हाँ, तो हिस्टोरिकली इंडिया में यही रहा है रूल कि अगर कोई भी गेम चांस पे निर्धारित है, जैसे कि अगर आपने कॉइन टॉस किया और उसमें जो जीता उसको पैसा मिलेगा, तो वो लीगल नहीं है, वो बेटिंग के अंडर आता है। लेकिन कुछ गेम्स हैं जैसे कि रमी है या फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं जो कि कोर्ट्स में गए हैं, कोर्ट्स ने डिसाइड किया है कि ये गेम ऑफ स्किल है, तो इसमें प्लेयर के स्किल के बेसिस पे वो पैसा जीत सकता है। ऐसे गेम्स लीगल हैं। गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेशन में कुछ नहीं बोला है कि कौन सी गेम्स स्किल या चांस पे होंगी। ज़्यादातर वो बोल रहे हैं आई थिंक कि जैसे कोर्ट्स ने डिसाइड किया है वैसे ही आगे चलेगा। बट जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको इसके बारे में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो गेम्स को रजिस्टर कर सकें सही से। और अगर ये होगा तो जैसे इंटरनेशनल बेटिंग कंपनीज वगैरह हैं जो कि स्पोर्ट्स बेटिंग वगैरह के भी ऐप्स चला रही हैं इंडिया में, वो बंद हो जाएंगे एटलीस्ट। तो उस तरफ गवर्नमेंट जानना चाहती है। और इंडस्ट्री की तरफ से भी यही अच्छा है कि अगर रेगुलेशन में थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी इस पॉइंट पे। बट अगर वो अभी नहीं आएगी तो हमारा बिलीफ यही है कि अगले 6 महीने 12 महीने में आ जाएगी अपने आप। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।